Okay, so I am repeating that what we studied yesterday. We studied about inertia. ठीक है, तो inertia के लिए आपको ध्यान रखना है what is a inertia. Inertia is a resistance to change. आपको ये चेक करना है कि वो क्या चीज रजिस्ट कर रहा है चेंज से, ठीक है, और वही उसका इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, जैसे हम इसकी बात करें इन दिस डायग्राम, सो इन दिस डायग्राम व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ बस एंड देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस। कोई बस है और वो बस क्या है, अभी रुकी हुई है, दिस बस इज इन अ रेस्ट, so that person is also in a rest. Now if this bus will start suddenly, if this bus will start suddenly, then what will happen, what will it register? ये पर्सन जो है वो किस चीज को रजिस्ट करेगा, किस चेंज को रजिस्ट करेगा? तो आपको बस दो चीजें सोचनी है, दो पॉइंट सोचने, एक होता है रेस्ट और दूसरा होता है मोशन। ठीक है, एक होता है रेस्ट एंड सेकंड वन इज मोशन। डायरेक्शन की भी अपन बात कर लेंगे, अभी हाल सिर्फ रेस्ट और मोशन देखो आप। तो इफ दिस बस विल स्टार्ट सडनली, सो व्हाट विल इट रजिस्ट? क्या रजिस्ट करेगा, किसमें चेंज नहीं होना चाहे, ये क्या चाहेगा कि चेंज ना हो, क्या चीज चेंज ना हो, इसकी स्टेट। और अभी इसकी कौन सी स्टेट है बताओ? जब ये बस रेस्ट में थी तब इस पर्सन की स्टेट क्या थी, बोलो, रेस्ट या मोशन? रेस्ट थी। तो ये रेस्ट के अंदर अगर कोई चेंज होगा तो उसको ही अपोज करेगा, उसी को इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, इसकी जो रेस्ट वाली स्टेट है उसमें चेंज अगर होगा तो उसका ये रजिस्ट करेगा और उसी को क्या बोला जाता है, इनर्शिया बोलते हैं। तो सडनली अगर ये बस स्टार्ट होती है तो ये रजिस्ट करेगा कि ये रेस्ट में ही रहे, ये क्या चाहेगा कि रेस्ट में ही रहे। तो इसलिए इसके पास जो इनर्शिया है वो कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके पास जो इनर्शिया है वो कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो अगर बस सडनली स्टार्ट होती है तो ये पर्सन तो चाहेगा कि रेस्ट में रहे, और बस जो है वो आ गई मोशन में। तो इस वजह से ये जो पर्सन है, दैट पर्सन विल फील अ जर्क इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन और इट विल फील अ मोशन इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसका हो गया, आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। समझ में आई ये बात? ठीक है, यस और नो कर देना एक बार। ये तो समझ में आ गई आपको पहली बात। नाउ सेकंड डायग्राम में देखते हैं। इन सेकंड डायग्राम दिस बस इज मूविंग यूनिफॉर्मली विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो बस है, दिस बस इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, so that this person is also moving with this bus with a uniform speed. Now in this case what kind of inertia it have? It has the inertia of motion. अगर ये बस जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो ये पर्सन भी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव होगा इसके साथ साथ। ठीक है, तो इस पर्सन के पास जो इनर्शिया होगा वो कौन सा होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ये इस इनर्शिया ऑफ मोशन का इसको ही रखना चाहेगा, इसमें अगर चेंज होगा तो उसको ये अपोज करेगा। ठीक है, तो अगर ये बस सडनली स्टॉप होती है, जैसे आप अपनी गाड़ी बाइक ड्राइव कर रहे हो और बाइक में भी अगर आप सडनली ब्रेक लगा दो, तो ब्रेक लगाओगे तो आप किस तरफ मूव होते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों आपको जर्क महसूस होता है, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों आप मोशन होता है आपका, इसलिए होता है बिकॉज जो आपकी बॉडी है वो तो मोशन में है, और जो बस है या जो भी व्हीकल आप चला रहे हो व्हीकल किस में आ गया, रेस्ट में आ गया सडनली। तो ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? ये बता दो, यस और नो कर दो एक बार। समझ में आ गया ये? नाउ लेट्स सी हियर, हियर वी सी अ रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज अ रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। तो इट इज वेरी सिंपल, लेट्स सी हियर, दिस इज अ बॉक्स, ये कोई बॉक्स है। ठीक है, नाउ द मास ऑफ दिस बॉक्स इज, मास ऑफ दिस बॉक्स इज 50 किलोग्राम। ठीक है, कोई बॉक्स है उसका मास क्या है, 50 किलोग्राम है, इस बॉक्स का नाम दे दिया ए। तो मास ऑफ दिस ब्लॉक ए इज 50 किलोग्राम एंड लेट्स टेक अनदर ब्लॉक, कोई दूसरी बॉडी ले लो, और ये दूसरी बॉडी है बी, और इसका जो मास है वो है 100 किलोग्राम, और दोनों ही किसमें है, रेस्ट में है, बोथ आर इन रेस्ट। तो आप बताओ कि इनकी स्टेट को चेंज करने के लिए, इनकी स्टेट अभी क्या है, रेस्ट की स्टेट है, तो इनकी रेस्ट की स्टेट को अगर मोशन में लाना चाहूं मैं, तो किस में ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ए में या बी में? इन विच केस यू अप्लाई अ फोर्स मोर, ए और बी?
ए और बी, तो बी आंसर होगा। तो बी आंसर होगा तो इसका मतलब ये है कि इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ ए इज लेस देन इनर्शिया ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस टू चेंज ही इनर्शिया कहलाता है। तो कौन ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, ए वाला या बी वाला? तो बी वाला ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस टू चेंज क्या कहलाता है, इनर्शिया। ठीक है, ध्यान रखना, रेजिस्टेंस टू चेंज क्या कहलाता है, इनर्शिया। तो कौन ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, ए वाला या बी वाला? तो बी वाला ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है आपको, तो बी वाले का इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, और ए वाले का इनर्शिया कम होगा। तो बी वाले के पास जो इनर्शिया है वो कौन सा है, इनर्शिया ऑफ मोशन है या इनर्शिया ऑफ रेस्ट है? बताओ, बी वाली जो बॉडी है उसके पास कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट? बोलो जल्दी बताओ। एंजल ने लिखा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इंशिया ने लिखा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और भव्य, हर्ष, सबका आंसर है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो आपको ये देखना है कौन सी स्टेट का चेंज करने का अपोज हो रहा है। यहाँ पर ये रेस्ट में है, और रेस्ट में चेंज करने का ये लोग अपोज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि ये बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, और ये बॉडी भी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो कौन सी बॉडी को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बताओ? ए बॉडी भी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और बी बॉडी भी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, किसको रोकने में ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, बी वाले को ऑब्वियसली। ठीक है, तो वापस से अपन कह सकते हैं कि बी वाले का इनर्शिया ज्यादा होगा और ए वाले का इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में ए और बी के पास कौन सा इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा या इनर्शिया ऑफ रेस्ट? ए और बी के पास कौन सा इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। बात समझ में आ रही है? जिस स्टेट को चेंज करने का वो विरोध करते हैं, अपोज करते हैं, वही उसका इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, नाउ यू कैन इजीली सी दैट इफ आई आस्क यू इन विच केस इनर्शिया ऑफ मोर, यू कैन से दैट इनर्शिया इज मोर व्हेन मास इज मोर। इनर्शिया कब ज्यादा होता है, जब मास ज्यादा होता है। समझ में आ रही है ना बात? दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। तो इनर्शिया कब ज्यादा होता है, जब मास ज्यादा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मास, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, मास इज अ मास इज अ मेजर मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। ये आप ये भी कह सकते हो कि मास इज प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ठीक है, मास इज प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ठीक है, तो मास, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है ना, मास इज प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ये पॉइंट समझ में आ गया? फ्रिक्शन और इनर्शिया में बहुत बड़ा अंतर है। फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, ध्यान से सुन लो भव्य, फ्रिक्शन और इनर्शिया में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्रिक्शन जो है एक एक्सटर्नल फोर्स है, और इनर्शिया जो है वो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। Inertia is an internal property of a body. It is not an external force. And friction is an external force. समझ में आ गया? ठीक है, और कोई डाउट हो तो बता दो, और ये पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो बताओ। ये समझ में आ गया, व्हाट इज अ रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया? इनर्शिया, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। कैसे? जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? और कोई भी क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हो, यू कैन टाइप दैट क्वेश्चन। now let's see now let's see this example। एक एग्जाम्पल देखो आप, दिस इज अ एग्जाम्पल। एक साइकिल है इस तरह से, दिस इज अ साइकिल। ठीक है, ये साइकिल है इस तरह से। ठीक है, ना दिस साइकिल कोलाइड विद अ कार, दिस साइकिल इज कोलाइड विद अ कार। समझ में आ रही है बात? ये साइकिल है, दिस साइकिल विल कोलाइड विद अ कार। नाउ व्हाट हैपन, विल विच बॉडी विल गो फार? इन दोनों में से कौन सी बॉडी दूर जाएगी, साइकिल दूर जाएगी या कार दूर जाएगी, बताओ? एक साइकिल है, उसकी कार से टक्कर हुई,
तो कौन दूर जाएगा, साइकिल दूर जाएगी या कार दूर जाएगी? साइकिल दूर जाएगी, बिकॉज यू ऑल नो दिस फिजिकल एक्शन। आप सबको ये फिजिकल एक्शन मालूम है, कभी भी एक्सीडेंट होता है साइकिल और कार का, तो जो दूर जाएगा वो कौन जाएगा, साइकिल। अब आप में से कौन रीजन बता सकता है साइकिल दूर क्यों जाती है? साइकिल दूर क्यों जाती है, इसका आंसर कौन बताएगा? व्हाई अ साइकिल विल गो फार? बिकॉज द मास ऑफ द साइकिल इज लेस देन कार। चिन्मय ने आंसर करा है, चिन्मय वेरी गुड। नैतिक वेरी गुड। सर मास ऑफ अ कार इज मोर देन, वेरी गुड वेरी गुड। अब आंसर आप लोग सही लिख रहे हो, वेरी गुड। अब जो मैंने आपको अभी टॉपिक पढ़ाया है, रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया, उससे आंसर बताओ, उससे आंसर बताओ। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनर्शिया, inertia of cycle is lesser than car? क्या मैं लिख सकता हूं inertia of cycle is lesser than car? अच्छा, जब ये साइकिल मूव हो रही थी तो इसके पास कौन सा इनर्शिया था? when cycle is moving, then which kind of inertia cycle has? साइकिल के पास कौन सा इनर्शिया था, बोलो? साइकिल के पास कौन सा इनर्शिया था? इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अब क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, इनर्शिया का मतलब होता है चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज। क्योंकि उसका इनर्शिया कम है इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। आंसर ध्यान से समझना, क्योंकि साइकिल का मास कम है, ध्यान से सुनना, क्योंकि साइकिल का मास कम है इसलिए साइकिल का इनर्शिया भी कम होगा। और साइकिल का इनर्शिया कम होने के कारण साइकिल जो है वो कम रजिस्ट करेगी अपने चेंज को, चेंज ऑफ स्टेट को, ठीक है। इस वजह से इसकी चेंज हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है, और साइकिल जो है वो एज कंपेयर टू कार विल गो फार आफ्टर कॉलिजन। सबको समझ में आ गया आंसर? आंसर समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट है तो बताओ, किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो बताओ, इसमें डाउट है तो टाइप कर दो, पूछ लो जल्दी से, जो मैं टॉपिक कराऊं फिर आज आगे के। क्लियर है सबको? ठीक है। हाँ, कोई डाउट है तो बताओ जिनमें। आंसर ऐसे देना है बेटा आपको, ये जब क्वेश्चन आएगा आपको तो ये क्वेश्चन आंसर आपको इस तरह से करना है कि साइकिल जो है उसका मास कम है, और साइकिल का मास कम है इस वजह से उसका इनर्शिया कम है, और इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। तो रेजिस्टेंस टू चेंज भी इसका कम है, इसलिए जब ये कोलाइड करेगा देन इट्स स्टेट विल चेंज एंड इट विल गो फार। जब कॉलिजन होता है तो इंस्टेंटली जो होती है बॉडी रेस्ट में आती है, ये ध्यान रखना। जब भी एक्सीडेंट होता है तब क्या होता है, बॉडी इंस्टेंट के लिए, फॉर इंस्टेंट क्या होता है, रेस्ट में आती है, देन इट विल मूव। तो ये जब इससे कोलाइड करेगा तो इसका रेजिस्टेंस टू चेंज कम है, और रेजिस्टेंस टू चेंज कम है इस कारण ये कोलाइड करेगा, और कोलाइड करके क्या होगा, फिर क्या होगा, ये दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है, कम है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये इसका आंसर है। ओके, नाउ लेट्स सी अ टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। मैं अनम्यूट करूंगा लास्ट में, जब सेशन एंड होने वाला होगा तब अनम्यूट करूंगा, अभी टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूं मैं, ना। नाउ लेट्स सी द लॉज, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो लास्ट में चिन्मय मैं अनम्यूट करूंगा, ठीक है ना, तो आप जब क्वेश्चन कर लेना, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, है ना। नाउ नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तीन होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। तो वन बाय वन अपन सारे लॉज स्टडी करेंगे ना। जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ध्यान रखना। फर्स्ट लॉ जो होता है न्यूटन का उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड लॉ को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। जो लॉज है न्यूटन्स के, तीन लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ लॉ ऑफ मोशन, एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है वो आप देख लो। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये इसका स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट देख लो आप। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ
if a body is in rest, then it remains in rest, or a body is in uniform motion, then it remains in uniform motion until any external force applied on it। ठीक है, ये स्टेटमेंट है किसका? दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का ये स्टेटमेंट होता है। एक बार और रीड कर देता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, if a body is in rest then it remains in rest, ठीक है, और a body is in uniform motion then it remains in uniform motion until any external force applied on it। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करेगी अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक जो बॉडी है अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो देन इट विल बी रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ। नाउ आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि this law gives definition of force। सेकेंड थिंग आपको ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये जो लॉ होता है, दिस लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स किससे मिलती है आपको? लॉ ऑफ इनर्शिया से। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। कोई क्वेश्चन है तो बताओ आपका। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस फर्स्ट लॉ, समझ में आया फर्स्ट लॉ? ओके लिख दो अगर समझ में आ गया तो। स्टेटमेंट आपको सबको याद करना ही है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है? इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट देन इट रिमेन्स इन रेस्ट, और अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन until and any external force applied on it। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। अब आप में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी रेस्ट में ही क्यों है और यूनिफॉर्म मोशन में क्यों है? कोई रीजन है क्या इसका? इज देयर एनी रीजन दैट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स our body remains in a same state? कोई रीजन है? इज देयर एनी रीजन? भव्य ने लिखा है ड्यू टू इनर्शिया। और बताओ। एंजल ड्यू टू इनर्शिया, वेरी गुड। और आंसर करो बाकी स्टूडेंट। और स्टूडेंट बताओ। ओनली 2 स्टूडेंट्स ने आंसर करा है, अभी 16 स्टूडेंट है। टाइप करो यार, टाइप करने में क्या है उसमें? अरे फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है इसके अंदर, फ्रिक्शन वगैरह सब अभी पढ़ा ही नहीं है आपने। फ्रिक्शन तो कैसे आएगा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन कुछ नहीं है। ये किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से, उसका इनर्शिया। ठीक है, इसलिए इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अभी हम फ्रिक्शन या कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है ना एक्सटर्नल फोर्स, और मैंने अभी आपको बताया है, भव्य ने मुझसे क्वेश्चन करा था कि फ्रिक्शन जो होता है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, तो वो किसके कारण होता है? इनर्शिया के कारण। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि दिस लॉ, द फर्स्ट लॉ गिव्स यू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स किससे दी जाती है? लॉ ऑफ इनर्शिया से, फर्स्ट लॉ से। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, हियर वी आर स्टडीइंग द इल्यूस्ट्रेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इल्यूस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एग्जांपल जो कि फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर सके
वो जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो इसे फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, फर्स्ट ले रहे हैं बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या ले रहे हैं हम, बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे आप देखो, व्हेन अ हॉर्स सडनली स्टार्ट्स रनिंग द राइडर फॉल्स बैकवर्ड्स। ठीक है, यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या बताया है, व्हेन अ हॉर्स सडनली स्टार्ट्स रनिंग द राइडर्स फॉल्स बैकवर्ड। तो इसका रीजन क्या है, व्हेन द हॉर्स इज इन रेस्ट, जब हॉर्स रेस्ट में था तब जो राइडर था वो भी रेस्ट में था। ठीक है, तो राइडर के पास कौन सा इनर्शिया था बताओ, when the horse was in rest then which inertia a rider possess, राइडर के पास कौन सा इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। तो उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में चेंज होने का अपोज करेगा। ठीक है, तो जैसे ही हॉर्स मोशन में आता है, when the horse starts running suddenly then what happens, the rider remains in a इनर्शिया ऑफ रेस्ट। राइडर किस में रहेगा, रेस्ट के इनर्शिया में रहेगा। ठीक है, तो राइडर जो है उसकी बॉडी तो रेस्ट में है और हॉर्स जो है वो फॉरवर्ड मोशन कर रहा है। तो इस वजह से जो राइडर है, दैट राइडर फॉल्स बैकवर्ड्स, राइडर क्या होगा, बैकवर्ड फॉल हो जाएगा इफ द हॉर्स स्टार्ट रनिंग सडनली। ठीक है, समझ में आया आपको। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, डस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम हैंगिंग कारपेट बाय बीटिंग इट विद स्टिक। तो आपने देखा होगा कई बार हमारे जो डोर स्टेप भी होते हैं, जो कारपेट्स होते हैं, कारपेट पे से आपको धूल हटानी है तो हम क्या करते हैं, कारपेट को वी आर बीटिंग द कारपेट बाय अ स्टिक। नाउ व्हाट हैपेंस, द पार्टिकल्स आर रिमेन्स इन रेस्ट with the carpet, the dust particles remains in rest with the carpet. Now when you hit a carpet by a stick, then what happens, the carpet comes in a motion but the particles remains in a inertia of rest। जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो किस में रहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, दे रिमेन्स इन अ सेम पोजीशन बट द कारपेट मूव्स। और इस वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द डस्ट पार्टिकल्स रिमूव्ड फ्रॉम द कारपेट। सो दिस इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ अ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, नाउ लेट्स सी अ नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन वी शेक branch of tree, its fruits and dry leaves falls down। ठीक है, जब भी आपने देखा होगा व्हेन, या कभी भी आपने देखा है जब ज्यादा तेज हवा चलती है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी शेक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, द ब्रांच ऑफ अ ट्री कम्स इनटू अ मोशन बट द लीव्स एंड द फ्रूट्स आर रिमेन्स इन द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, दे रिमेन्स इन अ रेस्ट। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू शेक अ ब्रांच, ब्रांच को आप जब शेक करोगे तो जो फ्रूट्स है, लीव्स हैं, दे अपोज द चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट इज व्हाट, रेस्ट। वो रेस्ट में है तो वो अपनी चेंज ऑफ स्टेट को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। इस वजह से दे सेपरेट्स और दे फॉल्स डाउन फ्रॉम द ट्री। सो दीज आर द एग्जांपल्स which are the illustration of Newton's first law based on the inertia of rest। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आया ये सबको एग्जांपल्स। ठीक है, now let's see next। now next is the based on inertia of motion। okay, so now based on the inertia of motion, you can see that first example, when a horse running fast suddenly stops। now when the horse is running fast, then what happens, a rider is also are running or the rider is also on the horse। so which kind of inertia rider has, which kind of inertia rider has, आंसर करो इसका। जब हॉर्स रनिंग कर रहा है तो राइडर भी है उसके साथ मोशन में ही है। तो राइडर, आप ये समझने की कोशिश करना कि इनर्शिया मतलब होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइडर है, राइडर के पास कौन सा इनर्शिया होगा बताओ, राइडर जो है, राइडर के पास कौन सा इनर्शिया होगा बोलो, इनर्शिया ऑफ मोशन। वेरी गुड। तो राइडर क्या करेगा, राइडर अपोज करेगा इसका, इसको चेंज करने का। राइडर जो होगा वो क्या होगा, अपोज करेगा इसको चेंज करने का, यानी कि वो मोशन में है तो वो अपोज करेगा रेस्ट में आने का।
तो अगर हॉर्स जो है वो सडनली स्टॉप हो जाए, ठीक है, हॉर्स जो है वो सडनली स्टॉप हो जाए तो क्या होगा, राइडर तो मोशन में ही रहेगा, और हॉर्स जो है वो रेस्ट में आ गया, तो राइडर क्या होगा, राइडर विल फॉल फॉरवर्ड, ठीक है, क्या होगा, राइडर विल फॉल फॉरवर्ड। सिमिलरली एक एग्जांपल है, इफ अ पर्सन, जो चलती हुई ट्रेन है, थोड़ी जब वो प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो प्लेटफॉर्म पर अगर कोई पर्सन चलती हुई ट्रेन में उतरता है, तो आपने देखा होगा वो भगता हुआ उतरता है, रनिंग करता हुआ उतरता है, देखा है नहीं देखा आपने, यस और नो में आंसर करो। अगर कोई भी पर्सन जो है रनिंग ट्रेन में या रनिंग बस है, रनिंग ट्रेन या रनिंग बस से जब वो उतरता है, तो वो भगता हुआ उतरता है, रनिंग करता हुआ उतरता है। क्यों रनिंग करता हुआ उतरता है? बिकॉज ही वांट्स टू make his body into a inertia of motion. Why? Because when he is standing in a bus, okay, then when he is standing in a bus, then he is running with a, he is moving with a train, ठीक है। बट जैसे ही वो नीचे उतरेगा, ठीक है, नीचे उतरेगा तो किस में आ जाएगा, वो रेस्ट में, क्योंकि जो सरफेस है वो तो रेस्ट में है ना। अगर मान लो कि वो भागता नहीं है, उतरते समय भागता नहीं है, रनिंग नहीं करता, और ऐसे ही उतर जाता है, तो क्या होगा, वो बैकवर्ड फॉल होगा या फॉरवर्ड फॉल होगा, बताओ। अगर ट्रेन से उतरते हुए वो रनिंग नहीं करता, तो क्या होगा, वो आगे की तरफ गिरेगा या पीछे की तरफ, ही फॉल्स बैकवर्ड और इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, बैकवर्ड तो आप जब कह रहे हो जब आप खुद भी ट्रेन में हो, बैकवर्ड तो जब आप कह रहे हो जब आप खुद भी ट्रेन में हो, ठीक है। अदरवाइज इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, देन व्हाट विल हैपन, ही विल फॉल इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। if you are standing in a platform on a platform, then if you can see, then that person will fall in a forward direction। जिन्होंने भी बैकवर्ड करा है, इंशिया ने या और भी बच्चों ने, वो बैकवर्ड जब होगा जब if you are in a train। now if you are on a platform, then you can see that person will fall in a forward direction। so this is because he wants to maintain its body, his body wants to maintain inertia of motion, but when he comes on a platform, that platform is in a rest, जो platform है वो तो किसमें, rest में, then his body suddenly comes into a rest, state of rest, and he falls in a forward direction। similarly एक example और दिया है, an athlete runs for a certain distance before taking long jump। इसका क्या आंसर होगा, why he runs before taking a long jump। इसका कोई आंसर कर सकता है, क्यों जो एथलीट होता है वो रनिंग करता है जंप लेने से पहले, इसका क्या आंसर होगा, बताओ, इसका आंसर बताओ कोई भी स्टूडेंट। व्हाई अ एथलीट रन बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप, व्हाई अ एथलीट रन्स बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। so he can come in inertia of motion, okay, Bhavya, to change the inertia, okay, let's see here, let's see here, I am drawing this diagram, let this, he is a athlete, now he is a athlete, this is a track, and he wants to jump this distance। समझ में आ रहा है आपको, he is a athlete, this is a track, and this is a distance he wants to jump। now he is standing here, तो यहाँ पर जब वो खड़ा है उसके पास कौन सा इनर्शिया है, बताओ, जब वो यहाँ पर खड़ा है तो उसके पास कौन सा इनर्शिया है, आंसर करो, हाँ चिन्मय, वेरी गुड, फर्स्ट ही वाज इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, आपने, चिन्मय ने तो पूरा आंसर ही लिख दिया, वेरी गुड, और भी स्टूडेंट ने लिखा है। सो हियर ही इज इन अ रेस्ट। अगर ये यहां से ट्राई करेगा ना जंप करने की, तो ज्यादा लंबा जंप नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, ठीक है, बिकॉज इसकी स्टेट यहाँ पर किसकी है, रेस्ट की है, तो इसकी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहेगी, तो इस वजह से अगर ये जंप करता है तो ज्यादा लंबा जंप नहीं कर पाएगा। बट if he runs, then when he runs, then he comes into a inertia of motion। जब ये रन करेगा इस ट्रैक पर, तो ये किस में आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन में। अब इसकी बॉडी जो है ना वो मोशन में ही रहना चाहेगी,
और इसलिए जब वो जंप करेगा और इसकी बॉडी किस में, इनर्शिया ऑफ मोशन में, देन ही विल कवर अ मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू इफ ही जंप व्हेन ही वाज इन अ रेस्ट। ठीक है, ये सबको समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? ओके कर दो एक बार। चलो आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सी नेक्स्ट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मैंने कल भी आपको बताया था। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ आपको एक लाइन में बता रहा हूँ और उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। समझ में आ गई लाइन? इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन इटसेल्फ। कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन को अपने आप बदल नहीं सकती, इसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कार में जा रहे हो और आप कार से कोई शार्प टर्न लो, तो आपकी बॉडी जो है वो आउटवर्ड्स जाती है या इनवर्ड्स जाती है, बताओ? आप कार में हो और कार से एकदम से आपने शार्प टर्न लिया, तो आपकी बॉडी इनवर्ड्स जाएगी या आउटवर्ड्स जाएगी? बोलो। आउटवर्ड्स जाएगी, आउटवर्ड्स जाएगी, वेरी गुड, आउटवर्ड्स जाएगी। ठीक है, but you keep in your position because of a force. There is a force which will act into the inward direction, so you keep at your position. Very good, outwards. ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ कि मान लो आपने कुछ, आप खड़े हुए हो ट्रेन के अंदर और ट्रेन जो है वो टर्न ले रही है। ठीक है, और आपने किसी भी चीज को पकड़ नहीं रखा, कुछ भी पकड़ नहीं रखा, तो ट्रेन में आप किस तरफ गिरोगे, आउटवर्ड्स गिरोगे या इनवर्ड्स गिरोगे? ट्रेन है, ट्रेन टर्न ले रही है, शार्प टर्न ले रही है हाई, काफी स्पीड पे, और आपने कुछ भी पकड़ के नहीं रखा, तो आप कैसे गिरोगे ट्रेन में? सोचो, इनवर्ड्स गिरोगे। देखो, मान लो इस तरह से ट्रेन जो है वो टर्न ले रही है। ठीक है, इस तरह से टर्न ले रही है और आप इस जगह हो। ठीक है, तो अगर आपने कुछ भी पकड़ के नहीं रखा ना, तो आप जाओगे आउटवर्ड्स इस तरह से, यू विल गो आउटवर्ड्स। ठीक है, एट दैट पॉइंट यू विल गो आउटवर्ड्स। समझ में आ रही है बात? व्हाई इट हैपेंस, व्हाई इट हैपेंस? एक पत्थर को बांधना, कोई बॉडी को बांधना धागे से और उसको घुमाना, और घुमाते घुमाते छोड़ देना। कोई धागे से बांधना किसी स्टोन को और घुमाते हुए उसको छोड़ देना। जब भी आप छोड़ोगे तो वो हमेशा बाहर की तरफ जाएगा, अंदर नहीं आएगा, है ना? आप ये एक्टिविटी करके देखना, आप जैसे ही धागे को छोड़ दोगे इट विल गो आउटवर्ड्स। why goes outwards? It goes outwards because of inertia of direction. मोशन नहीं, because of direction it goes outwards because of inertia of direction. तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हुए हैं, आई थिंक आपको अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ आपको। Consider a stone being rotated in a circle at the end of a string. Then suddenly, if you break that string, then what will happen? That stone will go in a outward direction. Now, why that stone will go in a outward direction and not it will come into a inward direction? So it will not come in an inward direction. It will go into outward direction because of the inertia of डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो बाहर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रिंग को ब्रेक करोगे, स्ट्रिंग को छोड़ोगे, तो जो आप फोर्स लगा रहे थे वो फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन भी यही है, इनर्शिया इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट। in the absence of external force the body remains in its state whether it is a rest, in a motion or in a direction. ठीक है, अभी बताते हैं, रुक जाओ, पहले ये एक बार कंप्लीट कर लूं मैं ना। ना ड्यूरिंग शार्पनिंग ऑफ नाइफ द स्पार्क कमिंग फ्रॉम द ग्राइंड स्टोन फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली टू द रिम। ये भी आप देख सकते हो, आप पहले वो चाकू तेज करने वाले आते थे ना, तो वो जब
ग्राइंड करते थे नाइफ को, तो नाइफ की जो स्पार्क है वो कैसी आती है, आउटवर्ड्स। या फैब्रिकेशन की शॉप पे आप देख सकते हो, जब ग्राइंडिंग करते हैं तो जो स्पार्क्स है वो कैसे जाते हैं, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स, ठीक है। नाउ व्हेन अ व्हीकल मूव्स, द मड स्टिकिंग टू इट्स व्हील फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। ये भी मैंने कल आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एथलीट वाला ऐसा है, अगर एथलीट रेस्ट में है और अभी ये इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि ही वांट्स टू रिमेन्स इन अ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है ही वांट्स टू रिमेन्स इन अ रेस्ट। नाउ इफ यू जंप देन यू कैन नॉट कवर द लार्ज डिस्टेंस। भव्य ट्री वाला, ट्री वाले में ये है कि जो ट्री है वो ट्री के साथ जब इनिशियली जो फ्रूट्स है और लीव्स है वो सब क्या है, रेस्ट में है। अगर आप ब्रांच को शेक करोगे तो ब्रांच तो मोशन में आ जाएगी, पर जो फ्रूट्स और लीव्स हैं वो रहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होने के कारण वो जो है ब्रेक हो जाएगा और जो है फॉल ऑफ हो जाएंगे फ्रॉम द ट्री। समझ में आ गया भव्य, ठीक है। तो the explanations are given in a book, you can find it in a net also, ठीक है। तो these are only the statements, ये खाली क्या थे, स्टेटमेंट्स थे इनके। जब आप नोट्स ध्यान से सुन लो, आप लोग ध्यान से सुन लो सब, कि जब आप इनके नोट्स बनाओगे तो इन सब का एक्सप्लेनेशन लिखना है आपको। यू हैव टू राइट अ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन लिखने हैं आपको सारे। मैं नोट्स आज भेज दूंगा आपको आरपीएस एट होम पर, अपनी नोट्स कॉपी कंप्लीट रखना, ठीक है। एंड टुमारो वी विल स्टडी द न्यूटन सेकंड लॉ, कल हम न्यूटन सेकंड लॉ स्टडी करेंगे। अच्छा कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछो, चलो। क्वेश्चन है किसी का? चिन्मय कुछ पूछ रहा था, बताओ, 2 मिनट है चिन्मय, अभी बोलो। अनम्यूट कर दिया है मैंने। सर सर कल हाँ आपने बताया था कि ना वो गैलीलियो ने वो जो थर्ड वाला था कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर अपन बॉल रोल करते हैं विदाउट फ्रिक्शन, हाँ उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, है ना सर। हाँ हाँ। लेकिन मान लीजिए एक बर्फ की मतलब क्या कहेंगे, एक नहीं, मिल्क अब के ये बर्फ की। ध्यान सुनो मेरी बात, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और जो कंक्लूजन निकाला था वो ऊपर के दोनों एक्टिविटी से था। ऊपर की जो दो दो एक्टिविटी करी थी ना, हाँ उससे सर। कंक्लूजन था थर्ड वाला, ठीक है। तो जो भी आप सोचो वो ऊपर के दोनों से सोचना कि ऊपर के दोनों एक्टिविटी में क्या हुआ था, उससे थर्ड का कंक्लूजन निकाला हुआ है, ठीक है। उसमें सर कोई लेकिन वेरिएशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन बर्फ की वो आइस की ब्रिक रखते हैं उस पर अपन बॉल थ्रो करते हैं तो उसकी तो स्पीड इंक्रीज होगी ना, विदाउट फ्रिक्शन भी देखो तो, या डिक्रीज डिक्रीज होगी, नहीं तो आप ये देखो, ये जो कांस्टेंट एक्टिविटी के है